नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और जिस तरह से भी उठापटक है मार्केट में, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ट्रेड लें, जो भी ट्रेड करें, चाहे वो इंट्राडे के, चाहे वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के, आप उसको लेकर बहुत सावधान रहें। और इन तमाम बातों को लेकर जो भी सवाल आपके मन में है वो सवाल आप पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की एक ताज़ा खबर की, और खबर यह है कि जर्मनी और रूस का गैस प्रोजेक्ट रद्द हुआ है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसे रद्द कर दिया गया है। पाइपलाइन के जरिए रूस से जर्मनी को गैस की सप्लाई होनी थी। ये बन के पूरी तरह से तैयार थी ये पाइपलाइन, लेकिन इसको अभी रद्द कर दिया गया है। पाइपलाइन शुरू करने की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अब ये डील ही खत्म हो गई है रूस और जर्मनी के बीच। सवाल ये है कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वैसे भी रूस जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है गैस का यूरोप को। अब जर्मनी के इस कदम के बाद क्या इम्पैक्ट होगा रूस में, पूरे यूरोप में और खास करके जर्मनी में, और गैस के प्राइस पर, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये जो गैस प्रोजेक्ट रद्द हुआ है सर जर्मनी और रूस के बीच, नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर बहुत दबाव था अमेरिका के कि इस करार को, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप रद्द कर दीजिए। तो जर्मनी बहुत इसमें जो है रिलक्टेंट था, लेकिन अब उन्होंने टेक्निकली इसको जो है होल्ड पे लगा दिया है। और जो वहाँ के रेगुलेटर है उनको कहा है कि जरा जांच पड़ताल करिए, पाइपलाइन ठीक है नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये इसको रद्द कहना ठीक नहीं होगा, अभी होल्ड पे लगाया गया है, जिससे कि अब रूस पे दबाव बनाया जा सके। अगर रूस जो है वो अपनी बात से बाज नहीं आता तो फिर अगला कदम ये भी हो सकता है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर दें और पाइपलाइन को डिसमेंटल करें। तो वो बाद के कदम होंगे, लेकिन अभी एक संदेश दिया गया है रूस को। और कुल मिला के जो गैस मार्केट है या तेल का बाजार है, इस सब को लेकर के जो है थोड़ा परेशान तो है ही है, लेकिन अभी जो फिर भी मैं कहूंगा कि जो तेल की कीमत इस समय चल रही है, जो प्राकृतिक गैस की कीमत जो चल रही है, वो काफी बाजार ने, मार्केट ने बहुत ही जिम्मेदारी से इस पे रिएक्शन किया है। कोई किसी तरह पैनिक लगता है, लेकिन बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। उन्होंने बैलेंस जवाब अभी तक दिया है, वरना तेल की कीमतें और गैस की कीमतें दोनों बहुत जबरदस्त उछाल ले जाती, लेकिन वो नहीं हुआ है। उसका वजह यह है कि उनको कहीं ना कहीं बाजार को ये उम्मीद है कि वो शायद अमेरिका और रूस के बीच में कोई ना कोई जो है समझौता होगा, और कहीं ना कहीं रूस जो है जिस हिसाब से वो संकेत लगातार दे रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक समझौते के मूड में है, बशर्ते कि जो यूक्रेन में जो रूस करना चाहता है, कहीं ना कहीं पश्चिम के देश इस बात को समझे। अच्छा, एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि रूस से ये जो अभी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट अभी स्थगित हुआ है, रूस कितनी गैस की सप्लाई कर पाता है इस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी को? मतलब वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो कितना बड़ा मार्केट होता है ये? देखिए, आज की तारीख में जो पाइपलाइन आ रही है वो यूक्रेन के माध्यम से आती है रूस से जर्मनी, और जर्मनी की काफी निर्भरता है उसके ऊपर। और अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है, जिसको अभी फिलहाल जो है होल्ड पे लगाया गया है, इससे अगर गैस जो है चलना शुरू हो जाएगी तो जर्मनी की निर्भरता जो रूसी गैस पे है वो 60-70% से भी ऊपर चली जाएगी। अच्छा। और कुल मिला के जो ऊर्जा की जर्मनी की जरूरत है, क्योंकि जब जर्मनी ने अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको फुकुशिमा एक्सीडेंट के बाद बंद कर दिया था, तो लगातार उनकी निर्भरता जो है वो गैस पर बढ़ती जा रही है अपनी ऊर्जा की जरूरत के लिए, मकान फैक्ट्रियों को गर्म रखने के लिए, और कुल मिलाकर के जो है बिजली निर्माण के लिए, तो लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए वो रूस भी जानता है, इसलिए रूस को जो है उसको यूज कर रहा था। जर्मनी ने काफी अमेरिका को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि ये पाइपलाइन अगर उसको रद्द कर दिया जाता है तो रूस के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था जो है उसके लिए ये जो पाइपलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और हाँ, बहुत है उनके लिए, बहुत मायने रखेगी। तो इसलिए जो है उसको दबाव पड़ेगा। अब देखना होगा कि रूस का अब क्या जवाब इसको लेकर के होता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा होल्ड पे लगाया गया है। अच्छा सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और जो हम पढ़ पा रहे हैं उसमें ये कि रूस जो है यूरोप को तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो अभी चूंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए पूरे यूरोप में अगर गैस का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है, तो उसका कितना हिस्सा जर्मनी को एक्सपोर्ट करता होगा रूस, गैस का, पूरे यूरोप का? देखिए, जर्मनी जो है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जर्मनी जो है उसमें ज्यादातर जो ऊर्जा लेता है, उन्होंने न्यूक्लियर पावर बंद कर दी है,
जो तमाम कोयले से चलने वाले बिजली के कारखाने थे उनको भी काफी हद तक उन्होंने बंद किया है। अभी कुछ चलते हैं लेकिन बंद कर दिया है। और जो इसलिए जो है उनकी निर्भरता पूरी तरह जो है ग्रीन एनर्जी पे है, और जो गैस है उसको ये माना जाता है ये ग्रीन एनर्जी है, इससे प्रदूषण कम होता है। तो लिहाजा अगर आप उसको देखें जर्मनी को खास तौर से, तो उनकी निर्भरता सबसे पश्चिम यूरोप में सबसे ज्यादा निर्भरता जर्मनी की है। अच्छा। तमाम और देश जो है वो नॉर्वे से गैस आयात करते हैं और नॉर्वे से तेल लेते हैं। हाँ, लेकिन और कई ऐसे हैं जर्मनी जो है वो नॉर्वे से कम लेता है लेकिन रूस से ज्यादा लेता है। राइट। क्योंकि जर्मनी और नॉर्वे का एक अपना इतिहास है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी ने नॉर्वे के ऊपर कब्जा किया था। तो हाँ, तो अभी तक वो इतिहास कहीं ना कहीं वो बिटरनेस, खटास जो है जर्मनी नॉर्वे के मन में रहती है और उसका असर व्यापार में भी दिखता है। अच्छा, एक बात सर और कि कहा यह जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए अगर गैस की सप्लाई नहीं हो रही तो इससे नहीं होगी अगर, तो जर्मनी के 2,60,00,000 लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है जिनको सस्ती गैस नहीं मिल पाएगी। तो क्या ये माना जाए कि यूरोप में, हालांकि जब से ये तनाव की खबर आई है तब से गैस के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम भी बढ़े हैं, क्या इस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई नहीं होने से यूरोप में गैस के दाम बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, अगर जो है ये बिल्कुल अगर कम हो जाएगी तो बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि उसके पास जो है वो भारी मात्रा में सरप्लस गैस अवेलेबल है, जिनको एलएनजी के माध्यम से, एलएनजी समुद्री जहाज के माध्यम से वो उसको वहां पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका का ये कहना है कि वो नॉर्वे से और इसके अलावा अजरबैजान और देशों से भी गैस लाने का प्रावधान कर सकता है, इजराइल से भी कर सकता है। तो अमेरिका जो है अपने अपने सुझाव दे रहा है। उनका कहना है कि आप चिंता ना करें, हम आपको दूसरी जगह से गैस ला के देंगे और आपकी सहायता करेंगे, लेकिन रूस की गैस को मत लीजिए, जिससे कि पुतिन साहब जो है उनके लिए जो है एक आर्थिक समस्या खड़ी हो जाए। वहां पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको जो है कहीं ना कहीं अमेरिका टारगेट कर रहा है कि अगर गैस नहीं जाएगी, नहीं बिकेगी, पैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए जो है वहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगी, पुतिन साहब कमजोर होंगे। और इसी के तहत वो ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन हो सकता है कि अगला कदम जो है वो रूस के 3 जो बड़े बैंक हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए, जिससे कि जो तेल रूस निर्यात करे गैस को, निर्यात करे तेल को, लेकिन पैसा उसको ना मिले। वही स्थिति जो ईरान के साथ हुई। अच्छा, तो एक बात सर और, हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या लंबे वक्त तक यूरोपियन देशों के लिए ये मुमकिन हो पाएगा कि वो रूस का अल्टरनेट ढूंढ लें और वहां से गैस का इंपोर्ट कर लें, या जो अमेरिका उनको भरोसा दिला रहा है कि बाकी जगहों से हम गैस का इंतजाम कर देंगे, क्या ये लंबे वक्त तक कर पाएंगे? पहला सवाल। और दूसरा, क्या बाकी देशों से गैस लेना क्या यूरोपियन कंट्रीज के लिए महंगा नहीं होगा रूस के मुकाबले? देखिए, क्या वो इंतजाम कर पाएंगे? वो तो कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका और जगह से और मध्य पूर्व से, तमाम ऑस्ट्रेलिया से गैस लाने में उनकी थोड़ी सहायता कर सकता है। और यूरोप, अमेरिका नहीं चाहता कि जर्मनी की खास तौर से जो निर्भरता वो रूस के ऊपर बढ़े। उसको डर है, ये निर्भरता बढ़ती है तो आगे जाके ये राजनीतिक दोस्ती हो जाएगी, राजनीतिक दोस्ती होगी तो अमेरिका का जो दबदबा है यूरोप के अंदर वो कम हो जाएगा और रूस का बढ़ जाएगा। और रूस के पीछे चीन है। अमेरिका को सबसे बड़ी जो आशंका है वो चीन की ज्यादा है, क्योंकि सब रूस जो कुछ कर रहा है उसके पीछे ताकत चीनी है और डिजाइन भी काफी हद तक चीनी है। तो इसलिए कीमतों का जहां तक प्रश्न है, मानी बात है, जिस तरह के हालात बनते हैं उसमें फिर दाम हमेशा बढ़ते हैं। अगर एकाएक आप अमेरिका से लेते हैं या ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं या कतार से और गैस लेते हैं, जाहिर है वो अपनी कीमतें हो सकता है एकदम ना बढ़ाएं, लेकिन बाद में तो बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी। जब समुद्री जहाज से गैस आती है तो गैस महंगी होती है, पाइपलाइन से आती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो गैस बहुत ज्यादा उसके मुकाबले काफी सस्ती होती है। ठीक है, अब आखिरी सवाल मैं आपसे ऑयल के ऊपर पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज ऑयल में भी बहुत बड़ी तेजी आई। हालांकि अभी दाम थोड़े से ऊपर से कम नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में तेजी का रुख बना हुआ है। आज तो $100 छूते छूते मार्केट रहा है, पता नहीं रात में अगर टच कर भी ले। तो क्रूड ऑयल को लेकर सर क्या आउटलुक है आपका? मतलब इसका प्राइस किधर आप जाता हुआ देख रहे हैं इस तनाव के बीच? देखिए, अभी जो प्राइस इस समय चल रही है उसमें सैंक्शंस, थोड़ा तनाव, ये सबको ऑलरेडी फैक्टर इन किया जा चुका है। वो प्रीमियम ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर है। लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है और बात जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रूसी बैंकों के ऊपर सैंक्शंस की बात आती है और रूस जो है फिर गुस्से में आके या बदला लेने के लिए जो पश्चिम यूरोप और अमेरिका के जो एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे गैस पाइपलाइन है, पावर प्लांट्स हैं, उन पर साइबर अटैक करने की कोशिश करता है या चीन कोशिश करता है, फिर बात बिगड़ेगी और फिर तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा सकती हैं। फिर तो कहना मुश्किल है, 120-25 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध को आगे बढ़ाए, न रूस इस स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि गुड सेंस विल प्रिवेल, वो शायद रुकेगा और कहीं ना कहीं कीमतें फिर भी थोड़ा बढ़ सकती हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के जितना डर है, और तेल बाजार इस बात को जानता है
कि ये कुल मिला के अगर वो ओवर रिएक्ट करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हैं जो कीमत चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, लेकिन जो तेल के बाजार के जो रिएक्शन है वो बहुत मैच्योर और बहुत संतुलित है। वरना पहले आज से 20 साल पहले ऐसे हालात होते तो तेल अब तक 150 भी क्रॉस कर जाता, लेकिन उसने नहीं किया है। तो मार्केट का रिस्पांस बहुत रिस्पॉन्सिबल, और कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद है कि ये लड़ाई जरूर चल रही है लेकिन ये बेकाबू नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मार्केट का रिएक्शन बहुत मैच्योर्ड है और फूक फूक कर कदम रख रहा है मार्केट भी आगे कि क्या रिएक्शन दिखाना है रूस और यूक्रेन के तनाव की खबर के बीच। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में नेचुरल गैस और क्रूड के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन आज के लिए अगर ट्रेड लेना हो राजीव जी क्रूड में बिल्कुल इंट्राडे के लिए, तो कोई पहले तो ट्रेड लें या ना लें, और अगर लें तो किस तरह का ट्रेड लें? नमस्कार मृत्युंजय जी, देखिए ट्रेड लें तो इंट्राडे लें, कैरी फॉरवर्ड ना करें, बिकॉज क्रूड ऑयल और इनफैक्ट एनर्जी और बुलियन पूरा ही पैक जो है न्यूज़ ड्रिवन इवेंट पे चल रहा है। कोई इवेंट ऐसा अनफोल्ड होगा जिसमें ऊपर भी जाएगा बाजार, नीचे भी जाएगा। ट्रेड लेना है तो वो इंट्राडे में लेना है, बट लेना बाय साइड में है। अभी बाजार ऑलरेडी ऊपरी स्तर से काफ़ी करेक्ट कर चुका है, करीबन 125 पॉइंट बाजार जो है नीचे उतर चुका है। हमें लगता है 6980 एक अच्छे स्तर है बाइंग पर्सपेक्टिव से, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए मृत्युंजय जी 6920 का, और टारगेट रखना चाहिए 7080 और 7140 का, मतलब 7080 और 7140 दो टारगेट रख सकते हैं क्रूड में। एंट्री करनी है 6980 पर। अच्छा, तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल के ऊपर। अब हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड का मार्केट भी आज बहुत तेजी से ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद एक कमजोरी या यूं कहें कि ऊपरी स्तर से बिकवाली आई और अभी गोल्ड का मार्केट महज 77 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50,155 का लेवल है, जबकि आज मार्केट ने 50,687 का हाई टच किया था आज के कारोबार में, जो कि 13 महीने का हाई था, लेकिन वहां से मार्केट गिरकर अब आ गया है 50,077 के आसपास, 50,152 के आसपास। तो अब जरा आप बताइए सचिन जी कि क्या ये जो डाउन ट्रेंड ऊपर से हम गोल्ड में देख रहे हैं, हायर लेवल से गिर रहा है, क्या ये फिसलन कंटिन्यू रहने वाला है, और क्या गोल्ड में अभी भी इस लेवल पे शॉर्ट किया जाए, या आपको लगता है कि मार्केट एक बार फिर से कम बैक कर जाएगा इवनिंग ट्रेड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। बिल्कुल, गोल्ड में अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो हायर लेवल से एक मुनाफा वसूली जरूर आती हुई दिखी है, बट ओवरऑल अभी भी जो है वो गोल्ड का बायस जो है वो पॉजिटिव साइड में है, और हमें लगता है 49,800 के लेवल्स जब तक गोल्ड में ब्रेक नहीं होते तब तक डाउन साइड मोमेंटम जो है इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ऑल्दो 50,000 के ऊपर अभी प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं जो है इवनिंग सेशन में एक बाउंस एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो 50,050 के आसपास में अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां से एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 49,850 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड हमें वापस लगता है एक बार 50,400 50,450 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर मैंने शॉर्ट किए हुए हैं, तो कैसा रहेगा? कॉपर आपने शॉर्ट किया है, आप कह रहे हैं कैसा रहेगा? किस भाव पर शॉर्ट किया है सर आपने? सर मैंने करीब 55 के भाव 55 रुपए 75 पैसे पे किया है। 755 रुपए 75 पैसे? हाँ। अच्छा, भाव तो काफी बढ़ गए। बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 772 से ऊपर का मेंटेन करके चले स्टॉप लॉस। आई थिंक इनका फरवरी शॉर्ट है या मार्च शॉर्ट है मृत्युंजय जी, एक बार ये और पूछ लीजिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है आपका सर कॉपर में? अच्छा, कट हो गया। फिर भी आप बता दें दोनों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राजीव जी। देखिए करंट कॉन्ट्रैक्ट जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसका तो जो उसका स्टॉप लॉस रखना है वो 767 रखना है, और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉप लॉस रखना है 772 का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राकेश हैं दिल्ली से। पूछिए राकेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि क्या कहते हैं जो रूस का विवाद है, गोल्ड की कहते हैं 500 से 800 रुपए की चाली आ रही है और कोई डिसीजन निकल भी नहीं पा रहा है। ये कहाँ जाएगा, नीचे में कहाँ जाएगा और ऊपर में कहाँ तक जाएगा? चांदी और सोने पे दोनों एक्सपर्ट से सवाल है मुझे। ये तो पुतिन साहब भी ही बता पाएंगे अभी किधर जाएगा, क्योंकि आप देखिए गोल्ड उसी खबर पे रिएक्ट कर रहा है। जो भी खबर आती है यूक्रेन रूस को लेकर मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। फिर भी देखते हैं कि सचिन जी अगर कुछ बता पाए इसमें। सचिन जी बताइए।
ऊपर में कहाँ, नीचे में कहाँ? मृत्युंजय जी, जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी चल रहे हैं उसके कारण जो है हमने एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर्स में देखी है। ऑल्दो आज भी हमने हायर लेवल से ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स का करेक्शन देखा है, और अंटिल और लेस जब तक यहाँ पर कोई डिसीजन यूक्रेन और रशिया के बीच में निकल के नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी जो है वो दोनों ही काउंटर्स में बनी रहेगी। साथ साथ में अगर हम देखें दूसरी साइड में, तो इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स भी जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट पे इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रिस्कियर एसेट में हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है, जिसकी वजह से जो है सेफ हेवन लाइक गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो है अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। बट वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, तो अगर गोल्ड की अगर हम बात करें तो 49,800, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, 49,800 के लेवल्स के नीचे जब तक गोल्ड सस्टेन नहीं करता है, हमें नहीं लगता कि वापस से गोल्ड जो है वो बेयरिश जोन में आएगा। और हायर साइड के अगर हम पोटेंशियल टारगेट की बात करें तो 50,500 का एक इमीडिएट लेवल है, यहाँ का लेवल्स एक्सपेक्टेड है। फर्दर 50,800 के लेवल्स जैसे ही गोल्ड ब्रेक करता है तो हायर साइड में 51,300 और 500 तक के भी लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें अगर हम सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भी जो है वो बायस पॉजिटिव साइड के ही नजर आ रहे हैं। 60,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, हम बोल सकते हैं मेजर सपोर्ट वहां पर इंटैक्ट है। और 60,000 के लेवल जब तक सिल्वर में डाउन साइड में ब्रेक नहीं होंगे, कोई भी बेयरिश साइन वहां पर नहीं दिख रहा है हमें। जब तक 60,000 के लेवल्स के ऊपर सिल्वर सस्टेन कर रहा है, हायर साइड पोटेंशियल जो है वो 67,000 और 68,000 तक के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अंकित हैं, पूछिए अंकित जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मुझे सिल्वर पे अगर जो आज शाम के लिए बाइंग का ट्रेड लेना हो तो कौन सी प्राइस अच्छी रहेगी? क्या अच्छा, प्राइस अच्छी रहेगी? शाम के कारोबार के लिए चांदी में अगर बाइंग करनी हो तो भाव कौन सा ठीक रहेगा? अभी भाव है 63,963 का, बताइए राजीव जी। शुभ भाव है 63,963, खरीद लिया जाए या कुछ और भाव बताएंगे आपका? मृत्युंजय जी थोड़ा करेक्ट भी कर चुका है बाजार सिल्वर का, हाँ, उछले स्तरों से। मुझे लगता है और 100 रुपए की और 100-150 रुपए की और करेक्शन आती है, मींस 63,800 के आसपास आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। 63,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कल के सत्र में बाजार 63,500 के ऊपर लगातार ट्रेड किया था, तो अगर 63,400 ब्रेक करता है तो करेक्शन थोड़ी नीचे जाएगी, तो वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रखना है 64,600 का। ठीक है, प्रमोद हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए प्रमोद जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए सर, जीरा 30,000 कब हो जाएगा और टर्मरिक का भी बताना। जीरा 30,000, ओहो, देखिए मार्केट 30,000 हो जाएगा। हाँ, देखिए दाम तो बढ़ ही रहे हैं बहुत तेजी से, अब तो 22,000 के भी ऊपर चल रहा है भाव। बताइए सचिन जी, जीरा 30,000 हो सकता है क्या? और टर्मरिक पर भी बताइए क्या आउटलुक है? जी सर, जीरे का अगर हम बात करें फंडामेंटली काफी लाइक प्राइसेस जो है सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल फैक्टर्स कंटिन्यूसली प्राइसेस को जो है अपसाइड में सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। बट हायर साइड में 30,000 के लेवल्स कहना अभी मुश्किल होगा, बट हाँ इमीडिएट लेवल्स अगर हम देखें तो 22,000 के ऊपर जिस तरीके से प्राइस सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, इमीडिएट टारगेट जो है वो 24,500 तक के लिए जीरे में देखने को मिल सकते हैं। फर्दर अगर 25,000 के लेवल्स जो कि एक रेजिस्टेंस है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो 27,500 तक के लेवल्स जीरे में देखने को मिल सकते हैं। हम बात करेंगे टीएमसी की, तो टीएमसी के अंदर जो है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्राइस जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। डाउन साइड में 9750 का एक सपोर्ट है, वहीं हायर साइड में एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 10,400 के आसपास में। 10,400 के फर्दर लेवल्स अगर मार्केट ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर हम टीएमसी के अंदर जो है अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं 10,700 10,800 तक के लिए। बट हमें लगता है कि अभी एक आध हफ्ते के लिए यहाँ पर प्राइसेस जो है वो रेंज बाउंड मोमेंटम के साथ में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओके, अगला सवाल कपिल का है, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मैंने ग्वारसीड 6400 रुपए में 10 लॉट बाय किए हैं, क्या करना चाहिए सर? यहाँ तो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है लेकिन सर फिर भी ग्वारसीड में मद्दी आ रही है उल्टी सर। 6400 में आपने बाय किया है ग्वारसीड, बताइए क्या किया जाए राजीव जी? मृत्युंजय जी, ग्वारसीड एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो दायरा है इसका 6,000 से और करीबन 6450 का दायरा है। तो 6,000 के नीचे का एक तो ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें, और एक बार 6450 के आसपास आए तो निकल जाएं। जब तक ये दायरा नहीं छोड़ता है ऊपर की तरफ, ग्वार में दायरे में मतलब ट्रेड करें, जैसे 6100 के आसपास दाम देखने को मिले तब बाय करें। 6,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 6400 का टारगेट रखें। विशाल हैं हमारे साथ, पूछिए विशाल जी। मेरा जिंक प्लस है 307 का। 307 में आपने प्लस किया है, अभी भाव है दोनों लोग से राय 297 रुपये 50। हुई है। अच्छा, ठीक है,
बताइए सचिन जी, क्या किया जाए, रुकना चाहिए इनको अभी? सर मुझे लगता है इनको 293 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए इनके ट्रेड में, और उस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड रखिए। जैसे ही 305 306 के आसपास प्राइस आते हैं एक बार एग्जिट कर लीजिए वहां से पोजीशंस। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका और राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।